डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसको प्रूफ करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है भी कि नहीं है। तो एविडेंस का मतलब होता है सबूत, कि भाई कैसे पता चला कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल ही होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है कि वैसा कोई मॉलिक्यूल जो कैरेक्टर को पेरेंट से उसके ऑफ स्प्रिंग के पास क्या करता है, पहुंचाता है। ऑफ स्प्रिंग का मतलब हो गया उसके बच्चे तक पहुंचाता है। तो यहाँ हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट जो कि बैक्टीरियोफाज पे किया गया है हर्शी एंड चेस के थ्रू। देखिए, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है। मैं चिल्ला चिल्ला करके नहीं पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा और सुनिएगा। और पेन पेपर लेकर के बैठ गए तो आपको 100% समझना निश्चित हो जाएगा। और ये केवल 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है। जो नीट में सवाल पूछे जाते हैं, यदि आप यहाँ पूरा वीडियो आप यदि फिनिश कर लेते हैं तो इससे आने वाले क्वेश्चन का जवाब आप आसान तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल के एविडेंस को हम देखते हैं यहाँ अपने नोट्स के कंटेंट से। तो देखिए, एविडेंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स विथ बैक्टीरियोफाज। अब यहाँ एक टर्म है, कौन सा? बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज में भी एक एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफाज हम बोलते हैं वैसे वायरस को। नाम आपको देखने में लग रहा होगा कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है वैसे वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है T2 बैक्टीरियोफाज। और आपको पता है कि कोई भी वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो T2 बैक्टीरियोफाज प्रोटीन और डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना हुआ है। तो T2 बैक्टीरियोफाज में केवल दो ही कंपोनेंट है और कुछ नहीं है। आपको पता है कि जब कोई वायरस लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग के जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि लिविंग में जितने भी एंजाइमेटिक सिस्टम है वो सारे को ये वायरस क्या करने लगता है, यूज करने लगता है। और जब नॉन लिविंग के कांटेक्ट में आएगा तो ये इसे कोई एंजाइम वगैरह मिलेगा नहीं, तो ये अपनी संख्या को भी नहीं बढ़ा सकता है और एज इट इज प्रोटीन और डीएनए के एसोसिएशन के रूप में ये स्टोर रहेगा। इस वजह से कई कंट्री यदि वो बायोवेपन बनाता है तो कई तरीके के खतरनाक वायरस को अपने स्टोर में जमा करके रखता है। लेकिन आपको पता है कि नॉर्मल लड़ाई से ज़्यादा खतरनाक बायोवार होता है, यानी बायोलॉजिकल चीज़ों से लड़ना। जैसे हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना का नाम सुना होगा, कोरोना वायरस के बारे में। ये जो वायरस है चाइना से निकला, चाइना को भी प्रभावित किया और पूरे वर्ल्ड को भी प्रभावित किया। चलिए, उन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना, जिसमें पता चलेगा कि भाई डीएनए ही होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है। T2 बैक्टीरियोफाज डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। T2 बैक्टीरियोफाज के बारे में मैंने लिखा है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरियम, यानी वैसा वायरस जो बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता हो, इन्फेक्शन कॉज करता हो। और स्पेशली कौन से बैक्टीरिया के? इचेरिचिया कोलाई एंड मल्टीप्लाइड इनसाइड इट। मल्टीप्लाइड इनसाइड इट कहने का मतलब ये हुआ कि जब कभी भी T2 बैक्टीरियोफाज इचेरिचिया कोलाई के अंदर जब जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू करेगा। क्योंकि कोई भी चाहता है कि हमारी संख्या जितना अधिक से अधिक हो उतना ही उसके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो अब हम हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट को अच्छे तरीके से और समझते चलते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। हाँ, यहाँ देखिए, हाँ देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था किसने? हर्शी एंड चेस ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, दोनों अलग अलग हैं। 1952 में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट
ओनली डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इनका कहना था, हर्सी एंड चेस का। और ये कई बार क्वेश्चन बन करके आता है कि किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यही स्टेटमेंट आता है और ऑप्शन में आपको मिलेगा हर्सी एंड चेस। तो ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। हर्सी एंड चेस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखिए उनका एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पैरेलल एक्सपेरिमेंट किया। पैरेलल एक्सपेरिमेंट किसे कहा जाता है, जैसे दो चीजों को इन्होंने बदला। जैसे देखिए क्या हुआ, ये एक टी2 बैक्टीरियोफाज है। टी2 बैक्टीरियोफाज में जैसा कि आपको पता है कि दो ही चीज से मिलकर के बना होता है, एक डीएनए, ये जो है बीच में ये है डीएनए, और ये जो चारों तरफ इसके जो केस देख रहे हैं, कवरिंग जो देख रहे हैं, ये सब पूरा ये स्पाइक वगैरह जो कुछ भी आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये सब कुछ बना होता है किस चीज से, प्रोटीन से। यानी डीएनए और ये पूरा का पूरा ये प्रोटीन से मिल करके ये टी2 बैक्टीरियोफाज बना हुआ होता है। फिर सेम डायग्राम आप इधर भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफाज के नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। आपको पता है कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में सल्फर का कंटेंट होता है। प्रोटीन ऐसे बना होता है अमीनो एसिड से, और प्रोटीन बनाने में सल्फर भी भाग लेता है। और नेचर में जो सल्फर है प्रकृति में, वो सल्फर मिलता है आपको S32 के फॉर्म में। सल्फर मिलता है S32 के फॉर्म में। यानी ये नेचुरल यदि प्रोटीन है, यदि मान लिया जाए कि ये नेचुरल प्रोटीन होता, नेचुरल जो कि हमारे बॉडी में होता है, ये नेचुरल प्रोटीन होता जनरली, तो ये बना होता S32 सल्फर से। प्रोटीन बना होता है अमीनो एसिड से, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ कंटेंट होते हैं किस चीज का, सल्फर का। तो नेचुरल प्रोटीन यदि होता तो उसमें सल्फर होता S32 के फॉर्म में। इन्होंने क्या किया, हर्सी एंड चेस ने, कि इसके प्रोटीन के नेचर को ही बदल दिया। बदलने का कई तरीका है, वो आप कहीं और पढ़ेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट समझिए कि इन्होंने एक ऐसे वायरस का फॉर्मेशन किया जिसमें प्रोटीन का केस जो था वो S32 का ना होकर करके कैसा था, S35 के सल्फर S35 के फॉर्म में था। इसके प्रोटीन में आपको पता है कि नेचर में जो सल्फर है दो रूपों में मिलता है, एक 32 के फॉर्म में और एक 35 के फॉर्म में। 35 के फॉर्म में इसका कंटेंट बहुत कम होता है, लेकिन ये जो 35 है इसका नेचर होता है रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव क्या होता है, वैसा कोई एलिमेंट जो क्या करता है कि अल्फा बीटा एंड गामा रेज को क्या करता हो, इमिट करता हो, तो वैसे एलिमेंट को कहते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था कि इस वायरस के प्रोटीन के नेचर को बदला और बदल कर दिया किसका, S35 का लेवल प्रोटीन से इसके कैप्सूल को। कैप्सूल का मतलब होता है इसका कवर। किसका कवर, बैक्टीरियोफाज का कवर। इन्होंने इस तरफ इसको चेंज कर दिया। अब दूसरे तरफ इन्होंने क्या किया, क्या बदलाव किया, देखिए ये है जेनेटिक मटेरियल, ये तो यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल है। इन्होंने क्या किया कि इसके प्रोटीन को चेंज नहीं किया। ये प्रोटीन जो है वो S32 का ही है, तो जो नेचुरल है इस वजह से इसको लिखा गया नहीं है, यानी S35 का ये नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि डीएनए को लेबल्ड कर दिया फास्फोरस P32 से। अब आपको लग रहा होगा कि फास्फोरस P32, फास्फोरस प्रकृति में मिलता है P31 के रूप में। और आपको पता है कि डीएनए जो बना हुआ होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर से, नाइट्रोजिनस बेसेज से जिसमें प्यूरिन एंड पायरिमिडिन होता है, और तीसरा कंपोनेंट होता है फास्फोरस जो कि H3PO4 के फॉर्म में मिलता है। तो फास्फोरस जो P31 के रूप में होता है, ऐसे इसका होता है 30.99 एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने क्या किया कि इसके डीएनए के नेचर को चेंज करके उसको लेवल्ड कर दिया किस चीज से, एक रेडियो एक्टिव P32 वाले फास्फोरस से। क्लियर,
यानी P31 इसमें नहीं है, इसमें P31 है। तो चलिए, जब आप समझ गए कि इन्होंने बैक्टीरियोफाज को थोड़ा सा बदल दिया, लेबोरेटरी में बदल कर करके क्या क्या किया आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने पैरेलल एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या किया। अब ये आप जो नीचे जो देख रहे हैं, ये इन्होंने क्या किया, ये है ई कोलाई। ये जो रॉड सेपर मैंने बनाया है, ये ई कोलाई एक बैक्टीरियम है और ये भी ई कोलाई एक बैक्टीरियम है। इसको इन्फेक्शन करवाया T2 वायरस से, दोनों जगह इन्फेक्शन करवाया किससे, T2 वायरस से। तो T2 वायरस से इन्फेक्शन करवाने पे क्या हुआ कि जब हम T2 वायरस से इन्फेक्शन करवाते हैं तो ये एक पोर बनाता है, यहाँ छिद्र बनाता है। देखिए अगले स्टेप में इन्होंने क्या किया है, पहले अटैच्ड होगा इसके सरफेस से ये प्रोटीन वाला केस, इसके बाद इसके अंदर एक पोर बनाता है, छिद्र बनाता है, और इस छिद्र के जरिए डीएनए को ये क्या कर दिया, अंदर डाल दिया। कहाँ, ई कोलाई के इनसाइड। तो यहाँ भी डीएनए को इसको इनसाइड इन्होंने डाल दिया, यानी अब हो गया क्या, इन्फेक्शन। ये नेचुरल होता है। अब एक इसके बाद इन्फेक्शन के बाद इन्होंने एक प्रोसेस करवाया, ब्लेंडिंग। तो दीज बैक्टीरिया सेल्स वर एजिटेटेड, एजिटेटेड का मतलब होता है मिलाना, घुमाना, ब्लेंड करना, समझ गए। ब्लेंडर टू ब्रेक द कॉन्टैक्ट बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। इन्होंने इतना ये जिस कंटेनर में ये रखा हुआ जाए, मान लिया जाए कि ये एक पेट्री डिश में जनरली लेते हैं, एक ऐसे ही कंटेनर में ये ढेर सारा ऐसे ये बैक्टीरियम है, सबों को इन्फेक्ट कर दिया है। कौन, ये T2 वायरस। ये T2 वायरस इन सबों को इन्फेक्ट कर लिया है। ये ऐसे छोटा छोटा हम बना लेते हैं कि T2 वायरस इसको इन्फेक्ट किया है। अब इसको एजिटेट, मान लीजिए कि ये ग्लास का रॉड है, या इसको किसी तरीके से पूरा एजिटेट घुमा दिया, ऐसे पूरा ऐसे चक्कर लगाने से, एजिटेट करने से हुआ क्या कि जितने भी ई कोलाई थे और उसके सरफेस पे ये जो लगा हुआ था, ये जो वायरस ये दोनों अलग अलग हो गया। ये इस तरफ और ये इस तरफ, दोनों सेपरेट हो गया। कौन से प्रोसेस से, ब्लेंडिंग से। कौन से प्रोसेस से, ब्लेंडिंग से। लेकिन डीएनए इसके अंदर चला गया है, यहाँ भी डीएनए इसके अंदर चला गया है। तो दीज बैक्टीरिया सेल्स वर एजिटेटेड इन ब्लेंडर। ब्लेंडर बोलते हैं वैसे मशीन को जिसमें हम ब्लेंडिंग का काम करते हैं। ब्लेंडिंग कहने का मतलब कि जिसमें हम उसको घुमाएंगे तेजी से, ताकि ये ई कोलाई और ये जो वायरस के बीच का जो ये कांटेक्ट है ये टूट जाए। तो दीज बैक्टीरिया सेल्स वर एजिटेटेड इन ब्लेंडर टू ब्रेक द कांटेक्ट बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। सेम प्रोसेस इधर भी इन्होंने अपनाया। क्लियर। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि इधर प्रोटीन को कोट किया गया है, और ये प्रोटीन है जिसमें जो सल्फर है वो है S35 का, और इधर डीएनए को लेवल्ड किया गया है जिसमें फास्फोरस है P32 का, P32 का। एक बार आप ऊपर ऐसे देख लीजिए, यहाँ लेवल्ड है P32 और यहाँ क्या है, S35। ठीक है। तो S35, सॉरी क्या मैंने बोल दिया, हाँ, P32 S35, हाँ नहीं सही बोला था, ये सल्फर, ये प्रोटीन केस। क्लियर। अब इन्होंने करवाया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि आप बालू और पानी का आपने मिक्सचर लिया है और उसको किसी रॉड की मदद से आपने खूब तेज़ी से घुमाया और फिर आप उसको छोड़ देंगे तो नीचे धीरे धीरे बालू क्या होता चला जाएगा, सैंड सेटल करते चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसा कोई प्रोसेस हो तो क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ब्लेंडर में जो तेज़ी से एजिटेट किया था, घुमाया था ब्लेंडर में बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड था उसको वायरस के साथ, अब इन्होंने सेटल डाउन होने के लिए उसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो सेटल डाउन होने के बाद क्या हुआ कि देखिए, नो रेडियो एक्टिव S35 प्रोटीन डिटेक्टेड इन सेल। क्यों प्रोटीन डिटेक्टेड नहीं हुआ सेल में?
सेल में इस वजह से डिटेक्टेड नहीं हुआ कि आप ऊपर में यदि आप देखेंगे यहाँ तो प्रोटीन तो बाहर ही रह गया था। ये जो प्रोटीन है, आप ध्यान से देखिएगा, प्रोटीन तो अंदर गया ही नहीं। ये जो प्रोटीन है S35 का, सल्फर का, आफ्टर ब्लेंडिंग एंड एजिटेशन ये क्या हो गया, ये तो इसके सरफेस से हट गया। बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन गया ही नहीं। तो यही आप यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन नो रेडियो एक्टिव प्रोटीन डिटेक्टेड इन सेल, इनसाइड द सेल, नॉट इन द कंटेनर। तो सेल है कौन यहाँ? बैक्टीरिया सेल। रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, यानी सतह पे मिला, जो कि बैक्टीरिया सेल से क्या था? बाहर था। ठीक है। वहीं आप इस तरफ देखिए, बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया का जो सेल था इचेरिचिया कोलाई, उसके अंदर कौन गया था? डीएनए चला गया था। अब डीएनए जो अंदर चला गया वो कौन था? P32 का। और P32 रेडियो एक्टिव इसलिए लिया जाता है ताकि उसको पहचाना जा सके। वो आसान तरीके से क्या करेगा? अल्फा बीटा रेज गेन जो है वो इमिट करना शुरू करेगा। तो एक्सरे फिल्म पे इसे देखा जा सकता है, तो इस वजह से देखना आसान हो जाता है। तो इसमें भी आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल। क्यों डिटेक्टेड हुआ? क्योंकि वो सेल के अंदर चला गया था। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, इसके सरफेस पे कोई रेडियो एक्टिविटी, इसके सरफेस पे कोई रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ जो प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव नेचर का नहीं था। रेडियो एक्टिव नेचर का कौन था? डीएनए था। तो इनसाइड द सेल तो दिखा रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन, सरफेस पे रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेनन नहीं देखा गया। तो इससे पता चला कि देखिए, इससे क्या पता चला कि देखिए सुपरनेटेंट यानी सरफेस पे देखा गया इसमें रेडियो एक्टिविटी, और इसके अंदर देखा गया रेडियो एक्टिविटी। तो अंदर जाने वाला यहाँ रेडियो एक्टिव था कौन? डीएनए। तो डीएनए चला गया सेल के अंदर, वही प्रोटीन सेल के अंदर नहीं गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि जो डीएनए इनसाइड गया, यानी जेनेटिक मटेरियल, यही न जाकर के इसके कैरेक्टर को क्या करेगा? चेंज करेगा। अब किसी वायरस के अंदर डीएनए चला गया, तो आपको पता है कि जब डीएनए अंदर जब चला ही जाएगा तो ये बनाएगा क्या? आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोटीन के जरिए ये क्या करेगा? इस प्रोटीन के जरिए इसके अंदर ये अपना बाहरी जो कैप्सूल है उसको बना लेगा। और ये भी आपको पता है कि डीएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, जिसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो डीएनए से डीएनए बना लेगा, तो ये अपने नेचर का डीएनए बनाएगा, तो इसके अंदर चला गया, तो नए वायरस का क्या कर लेगा? ये फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज, बहुत सारा इस तरह का कॉपीज बना लेगा, और फाइनली ये जो इचेरिचिया कोलाई है इन्फेक्टेड हो जाएगा। इन्फेक्टेड हो जाने की वजह से ये व्रस्ट होगा, और व्रस्ट होने से इसके बाहर जो निकलेंगे ढेर सारे वायरस मिलेंगे। तो आफ्टर इन्फेक्शन ये अपनी संख्या को क्या कर लेगा? बढ़ा लेगा। वही इसके अंदर भी यही फेनोमेनन होगा, लेकिन यहाँ जो वायरस मिलेंगे वो मिलेंगे कौन? P31 के फॉर्म में, जो कि रेडियो एक्टिव नहीं है, और इसके अंदर जो वायरस मिलेगा वो मिलेगा P32 के फॉर्म में, जो रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये अंदर इसमें डिटेक्शन हुआ कि P32 है, इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि सरफेस पे प्रोटीन, तो प्रोटीन अंदर नहीं गया। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ। और गया इनसाइड कौन? डीएनए गया, और डीएनए जाकर के अपने वायरस के मल्टीपल कॉपीज को बना सकता है इस बैक्टीरिया के इंजाइमेटिक सिस्टम को यूज करके। आपको पता है कि बैक्टीरिया में राइबोसोम भी होता है, और यही राइबोसोम प्रोटीन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। तो इस तरह से कोई भी वायरस अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो रेडियो एक्टिविटी से पता चला कि इनसाइड द ई कोलाई रेडियो एक्टिविटी फाइंड आउट हो रहा था, यहाँ नहीं हुआ। तो जहाँ हुआ तो अंदर गया कौन? ये पता लगाया गया। तो इनसाइड गया डीएनए। इस वजह से हर्सी एंड चेस ने प्रूफ किया कि डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चला जाता है।
तो हर्सी एंड चेस का ये फाइनल कंक्लूजन निकला कि एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट डीएनए इज द इन्फेक्टिव पार्ट ऑफ वायरस एंड कैरीज ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कारण ई कोलाई के अंदर इस वायरस ने अपनी संख्या को बढ़ा लिया जिसका नेचर कैसा था, रेडियो एक्टिव। तो हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये आपका ये एक क्वेश्चन हमने तैयार कर दिया कि डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और इसको प्रूव किसने किया था, हर्सी एंड चेस ने। तो यहाँ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं बात करूँगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होता है, क्या क्या खासियत है जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगले वीडियो में बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में आ जाएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को आप लिखिए। तो लिखिए, तो ये अगले वीडियो में आपको देंगे, और इसी क्या बोलते हैं उसको, प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आपका कि आपने इतने देर तक के हमारे साथ पेशेंस रखा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी बातों को फिनिश करता हूँ और इसको स्टॉप कर देता हूँ। हमारे पास व्यवस्था उतना खास नहीं है, इसलिए अब